हेलो वेलकम टू कनेक्शन। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ एसिड्स के पार्ट 2 के बारे में। वैसे देखा जाए तो ये फोर्थ वीडियो होगा या थर्ड या फोर्थ वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अगर मेरे पास सिंपल मैं कहूँ एलिफेटिक एसिड्स हैं तो हम उसकी एसिडिटी कैसे पता करते हैं, कैसे हम उसके एसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अल्कोहल, फिनॉल, एलिफेटिक एसिड्स एंड एरोमेटिक एसिड्स, ये हमारे 4 मेन टॉपिक होते हैं जब हम एसिडिटी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं हमारे पास एरोमेटिक एसिड्स, फिर हमारे पास आते हैं एलिफेटिक एंड फिनॉल्स, एंड देन लास्ट में हमारे पास होते हैं अल्कोहल्स। अब एलिफेटिक एसिड्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हम उनकी एसिडिटी को डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल एलिफेटिक एसिड होगा तो कैसे होता है, इथेनॉइक, मिथेनॉइक, प्रोपियोनिक एंड प्रोपाइनोइक एसिड्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। पीकेए वैल्यू से हम कैसे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से पीकेए का वैल्यू अगर लो होगा, पीकेए का वैल्यू अगर हाई होगा, तो हम कैसे बता सकते हैं कौन एसिडिक है या कौन कम एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है। फिर हमने सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक एसिड्स के बारे में डिस्कस किया, उनके वैल्यूज के थ्रू उनको समझने की कोशिश की। देन वी वेंट ओवर हियर, कुछ और एग्जांपल्स हमने लिया। देन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। से अगर मैं एरोमेटिक एसिड्स की बात करूं, सबसे सिंपल एरोमेटिक एसिड अगर मेरे पास निकल के आता है तो वो ये है, जहाँ पर आपके पास एक बेंजन रिंग होगी, यहाँ पर आपके कार्बन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन होगा। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अगर आप इसमें चाहो तो आप इसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगा सकते हो। जो बेंजन रिंग है आपके पास, इसमें से अगर ये जो H देख रहे हो आप, ये रिप्लेसेबल H प्लस आयन होता है, जिसको हम एसिडिक H प्लस आयन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे H प्लस आयन्स हैं और भी हाइड्रोजन एटम्स है, बट वो रिप्लेसेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस कार्बन को देखो, इसने अभी तक 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। बट ये रिप्लेसेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो उतना ज़्यादा इन हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प नहीं करता जितना यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो कि काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन कह सकते हो या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कह सकते हो। अगर कल को यहाँ से H प्लस आयन निकल भी जाता है तो मेरे पास जो कंपाउंड बनता है वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मेरे पास अनायन फॉर्मेशन होता है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे कार्बन होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और यहाँ पर मेरे पास H प्लस आयन निकल के आता है। अब ये एसिड कितना एसिडिक है ये डिपेंड करता है कि जो आपके पास अनायन बना हुआ है, ये जो आपके पास अनायन बना हुआ है, ठीक है, ये आपका बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक आयन जो आपके पास बना हुआ है ये कितना स्टेबल है। अब जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक बनेगा। ये जितना कम स्टेबल होगा उतना ये लेस एसिडिक होगा। तो हमें बेसिकली डिस्कस करना होता है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के बारे में, और अनायन के ऊपर आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये कंपाउंड में इस अनायन में इस नेगेटिव चार्ज को जितना तुम स्प्रेड कर दो, ये अंदर की तरफ जितना चला जाए, H प्लस आयन का रिवर्स अटैक होने का चांसेस उतना कम हो जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ जाती है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अब जो चीज फैक्टर यहाँ पे मैटर करता है वो है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। क्या मैटर करता है? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ अनायन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो अलग अलग फैक्टर्स पे। जैसे अब यहाँ पे तो सिंस मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, आई हैव अ डबल बॉन्डेड सिस्टम जो कि कॉन्जुगेशन में है, तो मैं यहाँ पे रेजोनेंस लगा सकता हूँ। आई कैन टॉक अबाउट रेजोनेंस का इफेक्ट के बारे में। मैं यहाँ पे रेजोनेंस कहूँ या मैं उसको मिजोमेरिज्म कहूँ, रेजोनेंस या मिजोमेरिज्म इफेक्ट लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकता हूँ, मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकता हूँ जिससे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सी आपको मैं बेसिक्स बता दूं, सबसे पहले हम जब भी देखते हैं तो हम यहाँ पर रेजोनेंस और मिजोमेरिज्म इफेक्ट जो होता है उससे अगर वो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा होगा तो उस इफेक्ट को सबसे ज्यादा माना जाता है। क्या क्या भैया यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्या यहाँ पे मिजोमेरिज्म हो रहा है। दूसरा फिर आता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड पॉसिबिलिटी होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हाइपर एक तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनाएगा, बट हाइपर कॉन्जुगेशन इज बिकॉज ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का जो स्विचिंग होता है उसकी वजह से, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होता है, सबसे लास्ट में हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट मैटर करेगा जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं, यानी अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाते हैं। अब अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी ऑफ अनायन की बात करूं, अब रेजोनेंस हो तो रेजोनेंस दिखाने के लिए एक तो खुद ये जो बेंजन रिंग आपकी यहाँ पे लगी हुई है ये भी एक मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा सकती है। एक तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम स्टार्ट कर सकती है, ये भी रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, सप्लाई कर सकती है। हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका जो बेंजोएट आयन बनता है, बेंजोएट आयन जो इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है, अब सब ये तो नॉर्मल बेंजोएट आयन होगा। अब मैं जब एसिडिटी की बात करूंगा तो मुझे कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन किसके साथ? एक तो नॉर्मल बेंजोइक एसिड हो गया, या तो मैं उसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, या बेंजोइक एसिड के साथ, ये तो नंबर 1 हो गया नॉर्मल बेंजोइक एसिड, जहाँ पे चलो H प्लस को यहाँ लगा देते हैं, ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड है। या हो सकता है इसमें सब्स्टिट्यूएंट लग सकते हैं, जैसे हमने एलिफेटिक में भी देखा था, एक तो नॉर्मल एसिड हमारे पास हो सकता है या फिर वो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। अगर मेरे पास नॉर्मल बेंजोइक एसिड अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो यहाँ पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहले आपको ये समझना है
आपको ये समझना है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है जहाँ लगा हुआ है। जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को नंबर 1 कहा जाता है। उसके बाद आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करो या यहाँ से नंबरिंग शुरू करो, फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से करता हूँ, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, कार्बन नंबर 3 हो जाएगा, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 हो सकता है। तो ऐसे मेरे पास जो ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ लगा हुआ है उसके साथ ये जो बेंजीन रिंग लगी हुई है, यहाँ पे 6 ऐसे कार्बन हो सकते हैं जिसपे कार्बन नंबर 1 या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब सी यहाँ पे ना 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो सकता है। ये जो बेंजीन रिंग है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो सकता है। जरा ध्यान से सुनना अब जो मैं समझाने वाला हूँ। या तो हो सकता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। सी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होता है जो इस पूरे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। आप उसको तुम इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करो या उसको तुम मेसोमेरिक इफेक्ट से एक्सप्लेन करो, ठीक है, आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ऊपर काफी सारे वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, मैंने अपने स्टार्टिंग में भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, सी यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 है। अगर आपके पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ कहाँ लग सकता है, जरा ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं समझाने वाला हूँ अभी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लग जाए। मैं यहाँ पे E को E के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ उसको, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो यहाँ लग जाए। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कार्बन नंबर 2, दिस विल बी कार्बन नंबर 3, दिस विल बी कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। जरा ध्यान से सुनना जो मैं, चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं कि कार्बन नंबर 2 पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मेरे पास इस तरीके से बेंजीन रिंग हो, इस तरीके से बेंजीन रिंग हो, यहाँ पे कार्बन हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, बॉन्ड हाइड्रोजन हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लग जाए। अब यहाँ देखने वाली एक और बात होती है, ध्यान से सुनना जरा, एक बात को ध्यान से सुनना। इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। अब ऑर्थो पोजीशन जो होती है अगर वो यहाँ पर है तो वो यहाँ पर भी होगी, इसको भी हम ऑर्थो पोजीशन ही कहेंगे। और अगर ये मेटा पोजीशन है तो इस पोजीशन को भी हम मेटा पोजीशन ही कहते हैं। तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो अब मैं आप इस बेंजीन रिंग को आप ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हो, इस तरीके से 2 पार्ट में। जो भी चीज अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा है, तो एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर भी जो इफेक्ट वो यहाँ दिखाएगा वही इफेक्ट वो यहाँ पर भी दिखाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। अगर आप बेंजीन रिंग को देखो तो बेंजीन रिंग सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो इनडायरेक्टली मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 पे लगा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ लगा होगा, 6 पे लगा होगा। 2 पे लगे या 6 पे लगे, उसका जो फंक्शन होगा, जो इफेक्ट होगा वो सेम रहेगा। अब या तो मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लग सकता है, दैट इज पोजीशन नंबर 3 पे लग सकता है, या तो वो 5 पोजीशन पे लग सकता है। 3 पे लगे या 5 पे लगे, उसका इफेक्ट सेम होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 और मैं इसको कह सकता हूँ 5, या तो 3 पे लगे या 5 पे लगे। तीसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या होती है, हो सकता है मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, वो पैरा पोजीशन पे यहाँ जाके लग जाए। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सी पैरा पोजीशन एक ही होती है, पैरा पोजीशन 2 नहीं होती है, ऑर्थो 2 होती है, मेटा 2 होती है, पर पैरा एक ही होती है। अब देखो सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात क्या है, जो मैं किस चीज के लिए सबको समझा रहा हूँ। सी अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां भी लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस भी पोजीशन पर लगेगा, ध्यान से सुनना जरा, आपका अगर मान लीजिए इस तरीके से है और अगर मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो उसके जो 2 एडजेसेंट साइड होते हैं, जो 2 एडजेसेंट साइड होते हैं, वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा जब वो रेजोनेंस में जाता है। जब भी वो रेजोनेंस दिखाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर मैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और रेडियो बॉन्ड ऑक्सीजन को कंसिडर करता हूँ, नाइट्रो ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, जो कि इंडक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा। और ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट उसके जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं, उसके जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स होंगे उन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ई लिख रहा हूँ। एज वेल एज उसके जो सामने वाला कार्बन होता है, एकदम उसके सामने वाला, जिसको हम पैरा पोजीशन समझ सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये जो कार्बन होता है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। अगर जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, उसके एडजेसेंट कार्बन पे और अपोजिट वाले कार्बन पे ड्यू टू मेसोमेरिज्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो अगर मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन पे लगा है,
इस कार्बन पे, डोंट यू फील इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो होगा वो मेरा बच जाएगा, यहाँ और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। एज वेल एज अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगता है, इस साइड में लगे या इस साइड में लगे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो यहाँ लगा हुआ है, डोंट यू फील इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, डोंट यू फील इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। परफेक्ट। अच्छा, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सी देखो जब मैं इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कह रहा हूं तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं इसको मेटा कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप, पैरा कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। तो अगर यहाँ लगा है डोंट यू फील इस एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब जरा सोच समझ के बताना, मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, एक बेंजोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक कहना ठीक नहीं होगा, एरोमेटिक एसिड में कहूं, और मान लीजिए अगर उसके सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, अब सेकंड के साथ साथ सिक्स पोजीशन भी आएगी, हम बार बार उसको नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड अगर मैं कह रहा हूं तो सेम फंक्शन किसके साथ होगा, सिक्स के साथ भी होगा। अगर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और अगर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, स्पेशली जिसको क्या कहेगा, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड, अगर कोई ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर कोई आके लगता है, डोंट यू फील वो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है, इस कार्बन पे, और ये कार्बन किसके साथ अटैच्ड है, ये कार्बन लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जिसको सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप कहते हैं। डोंट यू फील कल को अगर यहाँ से H+ आयन निकल जाता और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता, कल को अगर यहाँ से H+ आयन निकल जाता, यहाँ नेगेटिव चार्ज अगर होता, डोंट यू फील ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि इस कार्बन के साथ है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, डोंट यू फील वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर देता। अब क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर कैसे अगर लगता है तो रेजोनेंस में कैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा सुनिए इसको। देखिए मान लीजिए अगर मैं कल को आपसे कहता हूँ इस तरीके से मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बॉन्ड हाइड्रोजन है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए अगर कोई पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। हम सबको पता है अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन चाहे तो वह इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, अगर ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपको रेजोनेंस में कैसे हम एरोस के साथ खेलते हैं ये आपको आता होगा, मैंने इस पे भी स्पेशल वीडियो बना रखा है, उम्मीद करता हूँ आप देखते हुए आ रहे हो। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बताइए क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा कि आपके पास यहाँ नाइट्रोजन पे के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन है। डोंट यू फील इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड था उस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए। जब दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अब देखो यहाँ इस कार्बन ने यहाँ बॉन्ड बनाया था, उसका वो अभी भी वो बॉन्ड को यही बना, सिर्फ ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ की जगह इस नाइट्रोजन के साथ बन गया है। मैंने ये बहुत बेसिकली सिखाया हुआ है कि अगर ऐसा बॉन्ड शिफ्टिंग होता है तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इस बॉन्ड का शिफ्ट होकर यहाँ आ रहा है तो इस कार्बन को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, पहले यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा था, अब यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसका डबल बॉन्ड टूट गया है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज आया तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगर वो वहां शिफ्ट हो जाता है तो ध्यान से देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था विद ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन। डोंट यू फील अगर डबल बॉन्ड यहाँ आया है तो ये जो कार्बन था डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहीं के यहीं रहेगा। सी ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, इस कार्बन ने पहले यहाँ डबल बॉन्ड बनाया था, अब वो यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, जिसका बॉन्ड टूटा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो वो क्या करेगा, वो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, अगर वो यहाँ इसको शिफ्ट करेगा तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, मतलब इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, डेटिव बॉन्ड विद ऑक्सीजन। आई होप लॉजिक समझ में आया। इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या होगा, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको कहेगा देखो तुम मुझे वापस दे दो इलेक्ट्रॉन, तो ये वापस यहाँ चला जाएगा, सब कुछ रिटर्न आ जाएगा।
तो अब मेरे पास फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इसको दोबारा बनाता हूँ, इस तरीके से बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड विद कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ डेटिव बॉन्ड के साथ। सो सी, अगर तुम देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ने इधर उधर इधर उधर इधर उधर जब घूमा तो ये नाइट्रो ग्रुप जो यहाँ अटैच था उससे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, देखो, और सामने। मतलब अगर कल को मैं इस तरीके से एक बेंजीन रिंग बनाता हूँ और अगर मान लीजिए कल को मैं कहता हूँ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इसको क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा हमने, क्योंकि देखो उसने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। तो डोंट यू फील, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है समझाने का, इसका सिंपल सा कारण ये है समझाने का कि अगर मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में उसके ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे आएगा और इस कार्बन पे आएगा। और ये जो कार्बन आपका अटैच्ड है, ये कार्बन वो अटैच होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बनता है। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है जिसके साथ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये वाला जो आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उस वजह से इसकी एसिडिटी और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने से वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। कल को अगर H+ अलग भी हो जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो रिंग में खींचा जा सकता है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो आपका पैरा पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, एंड नॉट ओनली पैरा पोजीशन, आप ये भी कह सकते हो कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे भी है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे भी रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ है तो यहाँ पॉजिटिव और वहाँ पॉजिटिव, और इवन इस पोजीशन पे। तो ये ऐसे कार्बन्स हैं, अगर इन कार्बन्स पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, इन पोजीशंस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। यानी मैं कह सकता हूं कि आपका ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, अब आप सोचोगे सर कि अगर ये तो आपने पैरा की बता दी, अगर मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड होता तो, अगर मेटा पे, देखो भैया, अगर मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता था, अगर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज सामने बनेगा, और मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, उस पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। तो कल को अगर H+ यहाँ से निकल भी जाए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ भी जाए, तो वो उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अंदर की तरफ नहीं खींचेगा जितना ये खींचता। क्योंकि यहाँ अगर इन तीन पोजीशन पे देखो, ये भी आपका मेटा पोजीशन है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ये मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। इन दो मेटा पोजीशंस में से अगर देखो तो एडजेसेंट सामने, एडजेसेंट सामने, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, सबसे पहली बात, अगर बेंजीन रिंग के साथ, सबसे पहले तो नॉर्मल एसिड ले लेते हैं हम, ये हमारा हो गया नॉर्मल एसिड, ये नॉर्मल एसिड, ठीक है, जिसमें कार्बन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड हाइड्रोजन होगा। अगर इस बेंजीन रिंग के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें मैं रिंग में सर्कल बना देता हूँ, तो सर्कल बना के ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखा सकता हूँ, अगर सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो उससे उसकी एसिडिटी ये ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी क्या होगा सर, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा मेटा सब्स्टिट्यूटेड से। यानी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो उतना एसिडिक नहीं होगा जितना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होने से होता है। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ में। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो सीधी सी बात है, आपका H+ यहाँ से निकल के चला गया है मान लीजिए, और आपने इसमें ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट वो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो H+ आयन वापस आ जाएगा, H+ वापस आ गया मतलब वो एसिड कमजोर है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इससे भी वीक कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। मैं उसको रिंग बना के ऐसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिड को और भी कमजोर कर देते हैं। देखो ऐसे समझ के रखो, हाइड्रोजन निकलने के बाद जो आपका अनायन बनता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है तो वो H+ को वापस बुला लेगा।
तो फिर वो एसिड नहीं कहलाएगा। अगर H+ निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन रिंग में अंदर जा रहे हैं, अंदर खींचे चले जा रहे हैं, ऐसे लोग अटैच हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट आपको ये समझना है ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर खींचा चला जाएगा, अगर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और अगर वो कार्बन न्यूट्रल है, अगर वो कार्बन न्यूट्रल है तो भैया वो बीच में रहेगा। बेसिकली क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ओवरऑल क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अंदर की तरफ चली आती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की चले, इसमें भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, ऑर्थो और पैरा, और थोड़ा कम इफेक्टिव कौन होता है, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूट। अच्छा, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूजुअली सप्लाई होती है ऑक्सीजन की तरफ। समझ में आ रहा है आपको? तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑर्थो, इस वजह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, एरोमेटिक एसिड्स होते हैं, वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। फिर आता है नॉर्मल बेंजोइक एसिड, एंड फाइनली हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले। अब इसमें भी मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, देखो इस सीक्वेंस को याद रखना। क्या याद रखोगे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये सीक्वेंस है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, वो ज्यादा एसिडिक होगा, फिर नॉर्मल बेंजोइक एसिड आएगा, एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होती है, कैसे कार्बन आयन होता है, और ये आपका तरीका। सी एसिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब वो ज्यादा एसिडिक होंगे, उसमें भी अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगता है तो सबसे एसिडिक, पैरा पोजीशन पे लगता है थोड़ा कम एसिडिक, और अगर मेटा पोजीशन पे लगता है तो सबसे कम एसिडिक होगा, ये याद रखना। अब इसमें भी एक लॉजिक बता देता हूँ। देखो इसमें ऑर्थो इफेक्ट भी आता है, SIR इफेक्ट भी आता है, हम उसको नहीं समझते। ये नाइट्रो ग्रुप जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो इस कार्बन के सबसे नजदीक है। अब वो सबसे नजदीक है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ दो इफेक्टर काम कर रहे हैं। एक तो आप समझ सकते हो मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पहला। दूसरा, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो कार्बन के सबसे करीब है, तो वो इलेक्ट्रॉन को काफी इफेक्टिवली अपनी तरफ खींच पाएगा। इस वजह से अगर इसका अनायन कल को बन भी जाता है तो वो बहुत स्टेबल होगा। अब अनायन अगर स्टेबल होगा तो H+ आयन खुशी खुशी वहां से निकल सकता है। इसीलिए ऑर्थो जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। पैरा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप होता है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव तो इसमें भी डेवलप हो रहा था, पॉजिटिव तो इसमें भी होगा। अब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो क्योंकि वो इस कार्बन से काफी दूर है, काफी दूर है, तो वो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, अगर आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन से इस कार्बन से इस कार्बन से इस कार्बन पर ऑपरेट होगा तो वो काफी लेंदी हो जाता है। यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ही इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा था, यहाँ से यहाँ ऑपरेट हो रहा था। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि पैरा पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूटेड है वो नाइट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उससे थोड़ी सी एसिडिटी कम हो जाती है, उतना एसिडिक नहीं होता जितना वो ऑर्थो पोजीशन पे होता है। एंड फाइनली मेटा पोजीशन की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, इनके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकता। मेटा पोजीशन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आता, तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ जो चीज रोल प्ले करती है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट तो इसमें भी था, इनमें भी था, इसका इंडक्टिव इफेक्ट काफी ज्यादा था, इसका इंडक्टिव इफेक्ट इससे ज्यादा होगा क्योंकि पोजीशन वाइज देखो करीब है। लेकिन यहाँ एक और काम क्या था, तो आप यहाँ समझ सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों काम कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। मेसोमेरिक है, ऐसा नहीं है मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, पर उस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से मुझे एसिडिटी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। अब सिमिलरली चीजें आप लगा सकते हो किसके साथ, आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ लगा सकते हो। सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी अगर वो इस पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो कार्बन के सबसे करीब है, काफी आसानी से वो देगा। फिर सेकंड यहाँ पर आएगा एंड थर्ड हमारे पास यहाँ आएगा। यहाँ पर एज सच सिंस ये CH3 ग्रुप हमारे पास है, यहाँ मैं मेसोमेरिक इफेक्ट को काउंट नहीं, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है वैसे देखा जाए तो, बट यहाँ अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को देखा जाए तो ऑर्थो पोजीशन पे का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, मेटा पोजीशन का थोड़ा कम होगा और पैरा पोजीशन का सबसे कम होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया होगा। सी यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल था, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल था, यहाँ मेसोमेरिक और इंडक्टिव पॉसिबल था, यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर सिर्फ इंडक्टिव है, मेसोमेरिक है बट उससे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, तो ऐसा वो कुछ काम का नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात नहीं कर सकते, यहाँ मेन डोमिनेटिंग फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे सबसे पहले काम करता है, फिर मेटा पे जाएगा और फिर फाइनली पैरा पे जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइनली ये बात करते हैं फिनॉल्स की। सी देखो फिनॉल्स भी उसी तरीके से काम करेगा।
आपके पास फिनॉल में सिर्फ फर्क क्या होता है, हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा के सीधा यहाँ ऑक्सीजन आ जाता है। अब यहाँ पर भी सिंपल फंडा होगा, अगर कल को ये फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, अगर ये H+ निकल जाता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कैन यू सी दिस आर डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब जी अगर कल को मैं आपसे कहता हूँ फिनॉक्साइड आयन मेरे पास बना हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आ सकते हैं। मान लीजिए इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब अगर यहाँ अटैच है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एडजेसेंट यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सामने पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब अगर इसको देखो तो एडजेसेंट पॉजिटिव, एडजेसेंट पॉजिटिव, मतलब समझ में आया। ये पोजीशन और ये पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी एक पोजीशन पे आ जाते हैं तो हर कंडीशन में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अंदर खींचेगा, मतलब फिनॉक्साइड स्टेबल होगा। अगर फिनॉक्साइड स्टेबल है तो H+ आयन दोबारा आकर अटैक नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं ये लॉजिक आपको समझ में आया। सी मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, अगर कहीं पर भी मेरे पास एक बेंजीन रिंग इस तरीके से होती है और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाता है इस पोजीशन पे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और सामने पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और सामने पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है तो यहाँ पॉजिटिव, वहाँ पॉजिटिव और सामने पॉजिटिव चार्ज आएगा। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा। अब अगर कल को मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, सामने पॉजिटिव होगा, इन कार्बन्स पे फिर कुछ नहीं होगा, इन कार्बन्स पे कुछ नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर फिनॉक्साइड आयन मेरे पास प्रेजेंट है और अगर फिनॉक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अंदर खींचेगा जिससे फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई करेगा जिससे फिनॉक्साइड आयन अनस्टेबल हो जाएगा और वो फिर से H+ आयन को अपनी तरफ बुला लेगा और वो उतना एसिडिक नहीं होगा। तो जो रूल आपने वहां पढ़ा सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पे क्या आता है, वहां पे आप ऑर्थो इफेक्ट देख रहे थे, कैन यू सी दिस, वहां पर आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट जो था वो ज्यादा एसिडिक था, फिर पैरा आया और फिर मेटा आया। अब यहाँ पर मैंने आपसे एक वर्ड यूज किया, आप यहाँ पर वाई ऑर्थो इज मोर, तो आपने कहा सर देखो इंडक्टिव इफेक्ट है, फिर उसके अलावा वो सबसे नजदीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट भी, एक और इफेक्ट यहाँ पर आता है। मीजोमेरिक और इंडक्टिव के अलावा आप यहाँ पर एक और इफेक्ट समझ सकते हो क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप है जिसको हम ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हैं, ऑर्थो या उसको SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बहुत ज्यादा देखा जाता है। इस पे मैंने बकायदा एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने SIR इफेक्ट को और ऑर्थो इफेक्ट को मैंने बहुत ढंग से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसीलिए ये एनोमलस बिहेवियर आपको देखने मिलेगा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ज्यादा एसिडिक हो जाता है, पर अगर फिनॉल्स में जाते हो तो ऐसा नहीं होता। फिनॉल्स में पैरा, फिर ऑर्थो और फिर फाइनली हमारे पास क्या आता है, मेटा ग्रुप आता है। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। फिर सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप, और ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे मेटा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन एंड फाइनली पैरा, मतलब ऑलमोस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, देखो ये सबको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक सिंपल सा चीज आपको जो समझना पड़ेगा वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग कल को मैं लगाता हूँ तो उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच होता है कहीं पर भी और उसमें अगर मीजोमेरिज्म आ जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो कहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ नेगेटिव आएगा। अगर आपको उतनी कहानी समझ में आ जाती है, जैसे अगर मान लीजिए मैं कल को कह रहा हूँ यहाँ आपने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो भैया यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा रेजोनेंस में। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इन एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के बारे में समझना आसान हो जाएगा। तो आई होप मेरे इस डिस्कशन से फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी ऑर्डर आपके लिए क्लियर हो गया। याद रखना एक और काम करना है आपको, और वो काम क्या करना है, ऑर्थो इफेक्ट एंड SIR इफेक्ट को जरा ढंग से पढ़ लेना। तो ये एनोमलस बिहेवियर आपको समझ में आ जाएगा क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन इज मोर एसिडिक देन योर पैरा पोजीशन। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ अच्छा नॉलेज मिला होगा। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।